नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के मसले पर जानकारी देंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है। अगर किसी एक कंपनी का बाजार में वर्चस्व है तो इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है और ग्राहकों का हित मारा जाता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम या कॉम्पिटिशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारत में कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम ने एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार अधिनियम या MRTP एक्ट 1969 का स्थान लिया। इसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई और इस अधिनियम का मकसद देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना है। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस कानून को नया बनाया गया। बता दें आपको कि ये कानून बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा चलाए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और कानून में जुड़े मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी, और इस अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, तो ऋषिपाल जी, आपको कानूनी मसले पर बहुत ही पेचीदगियों को बताने की कोशिश करेंगे और बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से बताएंगे। अगर आपका भी कोई भी इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, नंबर्स टीवी स्क्रीन पर है, फोन करिए और अपना सवाल पूछिए। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है, क्योंकि कंपटीशन एक्ट की आज हम बात कर रहे हैं और इसी के बारे में विस्तार से जानकारी आपसे लेंगे। कंपटीशन एक्ट या प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है, इसका मोटिव क्या है सर? देखिए नेहा, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी के भारत का बहुत सारे फेजेस देखे हैं, जिसको हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में आई और भारतीय बहुत सारी कंपनी जो है मल्टीनेशनल बन गई। जी। ऐसी स्थिति में कंपनी का आकार जो है बहुत बड़ा होता चला गया और ना केवल उनका आकार बड़ा हो गया बल्कि वो इस स्थिति में आ गए कि वो धीरे धीरे किसी एक ट्रेड को कंट्रोल करने की स्थिति में आ गए। यानी उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो कंट्रोल हो सके, जो कंज्यूमर्स हैं कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से जो सप्लाई है वो कंट्रोल हो सके, ना केवल सप्लाई कंट्रोल हो सके बल्कि उनकी जो प्राइसेस है वो कंट्रोल हो सके। ना केवल प्राइसेस बल्कि उनके एडवर्टाइजमेंट है वो भी कंट्रोल हो सके। बिल्कुल। तो इसलिए धीरे धीरे कानून में इस परिवर्तन को लेके आया कि कंपटीशन एक्ट लाया जाए जिसके अंदर इस तरह का प्रतिस्पर्धा जो हर कंपनी के बीच में हो, और जहाँ छोटी कंपनियां हैं उनको भी ये पूरा राइट मिले कि वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर ओरिएंटेड, यानी कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास एक अधिकार हो कि 2 कंपनी 3 कंपनी या उससे ज्यादा कंपनी के बीच में वो चुन सके कि किसका प्रोडक्ट बेहतर है और किसकी सर्विस बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में इस कानून को लाया गया जिससे कि विशेष रूप से जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसकी भावना को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उपभोक्ता को फायदा पहुंचे, जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज है उनकी वैल्यू, उनकी जो प्राइसिंग है वो कम से कम हो, और जो नई जब कंपनीज आती हैं तो वो और ज्यादा उसकी डेवलपमेंट के ऊपर और प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने पर वो ध्यान दे सके। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस बहुत बड़े कानून को लाया गया कि जिससे कि स्वस्थ जो है प्रतिस्पर्धा हो और प्रतिस्पर्धा को और आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, तो इस कंपटीशन को और आगे बढ़ाया जाए, इसका यही मकसद था। लेकिन सर, MRTP एक्ट क्या था और इसे रद्द आखिर क्यों किया गया? देखिए, MRTP एक्ट जो था वो 1969 में जब आया था तो वो बड़ा ही लिमिटेड एस्पेक्ट पे था। ये जो मोनोपोलीज हैं वो एक तरह से देखा जाए तो मोनोपोली या तो कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करना वो
टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो एक ही बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो कानून था उनके अंदर उसकी पावर जो थी वो काफी कम थी। तो जो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जिसके अंदर जैसे रेट को प्राइसिंग को कंट्रोल करने वाली चीज, कुछ उसमें पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें थी। एक नेगेटिव ये थी प्राइसिंग को लेकर भी उसमें काफी सारे प्रोविजन। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कहा गया कि भाई मांग और जो डिमांड और सप्लाई है, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई जो है रेट्स तय हों। और इसके अलावा कंपटीशन एक्ट लाया गया, उस वाले एक्ट को रिपील किया गया जिससे कि कुछ ऐसी प्रावधान हो जिसमें भी उत्तरदायित्व तय हो। और अगर मान लीजिए कोई कंपनी उन जो प्रोविजन है उन प्रोविजन का वायलेशन कर रही है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर हम उदाहरण की बात लेते हैं तो 2022 के अंदर जैसे आप देखते हैं गूगल के ऊपर 1337 करोड़ रुपए जो है की पेनल्टी कंपटीशन का जो अब ट्रम्प ने लगाई थी। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि कानून को मजबूत बनाया गया और हर स्थिति में क्या कंपनी कितनी बड़ी क्यों ना हो कोशिश की गई कि वो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी हो। इसलिए एमआरटीपी जो कानून है इसके जो प्रोविजन थे वो प्रॉपर तरीके से जो हमारी जो न्यू हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, न्यू मार्केटिंग की बात करते हैं, उनमें वो चीज जो है खरी नहीं उतर रही थी। तो ऐसी स्थिति में उसकी जगह 2002 के अंदर ये नई कानून को लाया गया। जी ऋषिपाल जी, अगर कोई कंपनी बाजार में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल करती है तो ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ? अभी देखिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, गूगल का उदाहरण दिया, गूगल के ऊपर जो इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उसके ऊपर भी जो अथॉरिटीज हैं वो 1337 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाई कि जिससे कोई भी कंपनी अगर किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी एक्टिविटी करती है जिसमें कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा या जो एक फेयर कंपटीशन है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, या कोई ऐसे मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि कंपटीशन कम हो और अनड्यू एडवांटेज जो है किसी एक कंपनी को या किसी एंटरप्राइजेस को या ग्रुप ऑफ पीपल को अगर मिलता है तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कानून को लेके आई है कि जिससे कि एक फेयर कंपटीशन की भावना और ज्यादा पैदा हो सके और जो डिफॉल्टर्स है, वायलेटर्स है उनको सजा मिल सके। ठीक है ऋषिपाल जी, गूगल पर जो हाल ही में जो फैसला आया उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए, क्योंकि देखिए ऊपरी तौर पे तो आपने काफी कुछ बताया है लेकिन विस्तार से अगर आप बताएंगे तो हमारे दर्शकों को भी ये साफ हो पाएगा कि गूगल जैसी एक बड़ी कंपनी पर भी अगर कार्रवाई हो सकती है, इस तरह का फैसला आ सकता है, तो ये जाहिर तौर पर एक नजीर है बाकी कंपनियों के लिए और बाकी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके लिए भी। गूगल जैसी कंपनी के ऊपर भी जिस तरह से अगर हम कंपनी किसी का नाम ना लें और अगर गूगल जो कंपनी है अगर सर्च इंजन की बात करते हैं नेहा जी, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कितने सर्च इंजन हैं? हम सभी लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि और भी जो कंपनीज हैं वो एज ए सर्च इंजन सामने आ सके और बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके, उस सारी बातों को ध्यान रखते हुए बहुत बड़ा जजमेंट है जिसको इवन जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसने भी उस जजमेंट को अपहेल्ड किया। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी हम अगर सोचते कि नहीं कोई कंपनी मल्टीनेशनल है या बहुत बड़ी है और ऐसी स्थिति में तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कानून ने अपना कार्रवाई करी और एक मोटी पेनल्टी को लगाकर ये साबित किया कि ये जो कंपटीशन एक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम नई सरकार की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना है, 2026 में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। तो इकोनॉमी तभी बनेंगे जब हमारी व्यापार बढ़ेगा। और व्यापार कब बढ़ेगा? तब जब जो और कंपनी हमारे देश की कंपनी और बाहरी कंपनियां हमारे यहाँ आए और उनको विश्वास हो कि हाँ उनके पास एक फेयर कंपटीशन की जगह है, वो अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकते हैं और अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। हाँ। तो एक तरह से उन कंपनीज के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, उनको बताया जा रहा है कि ये हमारे यहाँ जो बाजार है वो फेयर कंपटीशन को आगे बढ़ाता है और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है कि आपको कहीं भी आइसोलेशन आपका नहीं होगा या शोषण नहीं होगा और आपको पूरी तरह से कानून जो आपके साथ है और आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज को पैदा कर सकते हैं। जी ठीक है,
सर ये बताइए कि बाजार में अगर वर्चस्व के गलत इस्तेमाल से जो हो रहा है उससे उपभोक्ताओं को किस तरह का नुकसान होता है, क्या कुछ नुकसान उसको देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है, हम्म, उसने अपना वर्चस्व कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी बाकी छोटी कंपनियां और जो कंपनी वो या तो खरीद लेती है या कोई आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेती है जिससे कि वो उससे संबंधित कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आ ही नहीं पाती। बिल्कुल। अगर सर्विस या प्रोडक्ट आता भी है तो उसकी प्राइसिंग वो लोग कंट्रोल करते हैं कि इसकी प्राइसिंग ज्यादा से ज्यादा रहेगी। मान लीजिए कंपटीशन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो ऐसी स्थिति में जिसने डोमिनेंस कर लिया है वो उसकी प्राइसिंग जो है, अगर मान लीजिए उसकी जो उसकी फेयर वैल्यू है, उस फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा अगर प्राइसिंग ले रही है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता कुछ नहीं कर सकता। आप उदाहरण लीजिए टेलीकम्युनिकेशन का। मुझे याद है कि मैंने जब सबसे पहली बार मोबाइल चालू हुआ था तो करीब 64 रुपीज की जो कॉल थी और 32 रुपीज की इनकमिंग कॉल थी और आउटगोइंग कॉल 64 रुपीज की। लेकिन आप देखिए कि जो फेयर कंपटीशन है और जो लगातार कानून का जो पालन होना है, आज आपके सामने जो टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति है और कई कंपनीज हैं जो अपना फेयर काम कर रही हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, बाकी जो कंपनीज है कोई कम है कोई बड़ी कंपनी है, लेकिन कानून के द्वारा सबको एक इक्वल चांस दिया जा रहा है कि कौन बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकता है और कौन बेहतर से बेहतर कंज्यूमर के पास पहुंच सकता है और कंज्यूमर की ये पसंद है वो कौन सी कंपनी को जो है वो अडॉप्ट करता है। सारी कंपनियों को ये अपना अधिकार है कि अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी जो प्राइसिंग है उस प्राइसिंग को कंज्यूमर को बता सकते हैं। कंज्यूमर को ये बेहतर लगता है कि प्राइसिंग कहाँ अच्छी है और ना केवल प्राइसिंग बल्कि सर्विसेज किसकी बेहतर है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास जियो का भी फोन है, एयरटेल का भी है और कंपनी का भी है, तो कंज्यूमर के पास ये चांस है कि वो प्राइसिंग भी कंपेयर कर सकता है और सर्विस भी कंपेयर कर सकता है। माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं इस एक्ट के बारे में। सर, मोनोपोली और अनफेयर प्रैक्टिस यानी गलत बाजार नीति पर उपभोक्ता कैसे शिकायत कर सकता है, क्या इसका प्रोसीजर है? अगर हम कानून की बात करते हैं तो कंपटीशन एक्ट के हिसाब से कोई भी उपभोक्ता या कोई व्यक्ति या कोई एंटरप्राइजेज या ट्रेड यूनियन अगर उनको लगता है कि अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है और कंपटीशन किया जा रहा है, कंपटीशन को रोका जा रहा है कि कंपटीशन फेयर ना हो, तो ऐसी स्थिति में सबको अधिकार है कि वो जो अथॉरिटी है कर सकती है और अथॉरिटी जो है कंसर्न पर्सन जो है उन पर्सन को नोटिस जारी करते हैं, पूरी इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी होने पर अगर ये पता लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने जो प्रैक्टिस या अनफेयर प्रैक्टिस किया है किसी तरीके से जो कंपटीशन की भावना है उसको कम करने की कोशिश की है या प्राइसिंग कंट्रोल किया है, प्रोडक्शन कंट्रोल किया है या सप्लाई कंट्रोल किया है, अगर किसी भी तरह से पता लगता है तो उस व्यक्ति उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होती है और मोटी पेनल्टी जो है वो तय की जाती है। लेकिन अगर कानून की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कानून होता है एनी पर्सन, चाहे कंज्यूमर वो है और चाहे कंज्यूमर नहीं है किसी प्रोडक्ट का, उन दोनों को अधिकार है, कंज्यूमर भी हो, अपोजिट कंपनी भी हो, ट्रेड यूनियन भी हो, सबको अधिकार है कि अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। जी सर, अनफेयर कंपटीशन का मतलब क्या होता है, क्या इसका मतलब है? अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अनफेयर यानी जो फेयर नहीं, यानी आप एक ऐसी भावना को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर लोग कंपटीशन ना करें। अगर मान लीजिए कोई कंपनी या कोई एंटरप्राइजेज या ग्रुप ऑफ पीपल ये कोशिश करते हैं कि अनफेयर कंपटीशन ना हो, तो उसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन क्या होगा? सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये होगा कि वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है या वो एंटरप्राइजेज है वो ऐसे रेट को या ऐसी उसकी प्राइस को तय करेगा जो उसकी प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू से हमेशा ज्यादा हो। अगर मान लीजिए सपोज कीजिएगा उसकी प्राइसिंग उतनी ही है जितनी होनी चाहिए तो फिर कोई इसकी समस्या नहीं है। लेकिन जो जिसको हम एक आम बोलचाल में बोलते हैं ब्लैकमेलिंग, तो ब्लैकमेलिंग यही है कि मान लीजिए दूसरी कंपनी है नहीं कंपटीशन करने के लिए और या तो आपने प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा कर लिया या सप्लाई जो है आपने जब अनफेयर आप प्रैक्टिस करें तो आपने सप्लाई को शॉर्ट कर लिया।
इकोनॉमी की एक बहुत सिंपल सा रूल होता है, जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसिंग ज्यादा होता है। तो जब सप्लाई किसी तरह से आपने कंट्रोल कर रखी है, अनफेयर आपको कोई भी व्यक्ति अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, अनफेयर कंपटीशन कर रहा है, सप्लाई को शॉर्ट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम डिमांड का बढ़ना कहते हैं। वो डिमांड एक फैब्रिकेटिंग डिमांड का बढ़ना है। वो फेयरली डिमांड नहीं बढ़ रही कि हाँ भाई कल लोग डिमांड कर रहे हैं और होता क्या है कि जब डिमांड लोग ज्यादा करते हैं तो जो डंपिंग स्टॉक होता है, वो डंपिंग स्टॉक एकदम मार्केट में बड़े वाली प्राइस तक छोड़ दिया जाता है। तो थोड़े समय के बाद जो होती है उसकी वैल्यू डिमांड फिर कम हो जाती है, तो जिनके पास वो सामान आ जाता है उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बाहर ही ज्यादा दामों पर प्राइस को परचेज कर लिया। तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो अनफेयर हैं, जिसमें दूसरी पार्टीज को जो बाकी लोग हैं जो उनको प्रैक्टिस करने से रोका जाता है। वो न केवल इसमें प्राइसिंग कंट्रोल होता है, बल्कि जब दूसरी कंपनी उसमें नहीं आती तो एक डेवलपमेंट की भावना है या उसकी जो और नई नई सोच के सामने आने की संभावना है, वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ही तरह से सोच सकती हैं। जब नई तरह से लोग आते हैं, नई कंपनी आती है तो नई तरीके से सोचती है और नई जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों मार्केट में बाजार में आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत ही विस्तार से कंपटीशन एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।